नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें विभिन्न जो अपने हिंदी साहित्य के भाग हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या फिर हम बात करते हैं प्रगति, प्रयोग, इन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची के साथ हम प्रस्तुत हैं। और यकीनन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तैयारी, अगर आपने किया है, आदिकाल पूरा पढ़ा है, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको कई सारी नई डिटेल्स जानने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है 24वां प्रश्न, कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है दोस्तों, कुमार पाल प्रतिबोध 1200, मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1241 की है ये। ठीक है, किसने लिखी है? हेमचंद्र ने, धनपाल ने, सोमप्रभ सूरी ने, लक्ष्मीधर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? सोमप्रभ सूरी। लक्ष्मीधर ने क्या लिखी है? प्राकृत पैंगलम। ठीक है दोस्तों, क्या लिखी है? प्राकृत पैंगलम, 14वीं सदी में। हेमचंद्र का तो शब्द अनुशासन है। ठीक है, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन हो गया, देसी नाम वाला कोश है। धनपाल ने तो 10वीं सदी में धनपाल भविष्यत का कथा लिखी है, भविष्यत कथा धनपाल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रसाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार वर्मा ने क्या बोला है? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, शुक्ल ने क्या बोला है? वीर गाथा काल। रसाल ने क्या बोला है? रसाल। अब थोड़ा सा अब डाउट हो रहा है कि कौन सा रसाल है, रमा शंकर शुक्ल रसाल, कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर ये होगा तो ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने बोला था? आदिकाल को क्या बोला? वीर गाथा काल किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने, गिरियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो दोस्तों इसका क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, गिरियर्सन ने क्या बोला है? आदिकाल को चारण काल को बोला है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, सिद्ध सामंत काल। राम कुमार वर्मा ने क्या बोला था? राम कुमार वर्मा ने बोला था संधि एवं चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है? वीर काल। क्या बोला है? वीर काल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा से अभिहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। इन चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसने क्या क्या बोला है। तो सिद्ध सामंत काल किसने बोला है? राहुल सांकृत्यायन ने। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल। आदिकाल को आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण, आदिकाल, वीर काल, बीजोपन काल। तो आदिकाल। चारण काल किसने बोला? आदिकाल को गिरियर्सन ने बोला। वीर काल किसने बोला? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला। बीजोपन काल किसने बोला? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला। अगला प्रश्न आ रहा है 29वां, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? दोस्तों ये थोड़ा सा प्रश्न अच्छा बन गया है। क्या बोल रहा है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। दोस्तों सौरसेनी। ठीक है, अब देखो पश्चिमी हिंदी में, देखो इधर देख लेते हैं आपका राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, और ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? सौरसेनी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है इधर देखना, याद रखना। ब्रज बोली, बुंदेली, कौरवी, हरियाणवी और कन्नौजी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? ब्रज बोली आती है, बुंदेली आती है, कौरवी आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है। दोस्तों जिसमें से कि जो कौरवी है इसी को खड़ी बोली बोलते हैं। खड़ी बोली किसे बोलते हैं? कौरवी को बोलते हैं। ठीक है,
बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बोले तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये निकली है पूर्वी हिंदी से, ठीक है, पूर्वी हिंदी से निकली है। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी से निकली है, अर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी से निकली। अभी क्या बोला है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। तो हमारे सामने क्या है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। निकली की है पूर्वी हिंदी भी किससे निकली थी? अर्धमागधी से निकली थी। बनते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची या ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके लिए? अर्धमागधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से? अभी बता के गया था मैं तुम लोगों को कि खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, कौरवी को यह खड़ी बोली बोलते हैं। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? तो दोस्तों पूर्वी से हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? अर्धमागधी, मागधी, सौर सैनी का उत्तरी रूप और ब्राह्मण। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर सैनी का उत्तरी रूप। 35वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बताइएगा मुझे। 5, ठीक है। अब प्रश्न है 36वां, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 20, 18। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 18, ठीक है। अगला प्रश्न बनना है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5, 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? 5, ठीक है दोस्तों। अब क्या है पश्चिमी हिंदी के अंदर? देखो ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि ब्रज बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ठीक है दोस्तों, ब्रज बोली किस में बोली जाती है? दरभंगा में, आजमगढ़ में, पटना में या पूर्णिया में? तो दोस्तों इसको सही उत्तर क्या है? आजमगढ़, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैथिली का बोली क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या बोलना है? 39वां, मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण, मुंगेर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? मुंगेर में क्या बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है। देखो M+M, ठीक है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है कि 40 का क्या बोल रहा है ये आपके लिए। हमें पता है कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, रामचंद्र शुक्ल हो, प्रसाद हो, प्रेमचंद्र हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो भोजपुरी से है। 41वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषा को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, पहाड़ी व राजस्थानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? आपका पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को क्या बोला गया है? हिंदी बोला गया है। अब बोल रहा है ये 42वां प्रश्न, अपभ्रंश में स्वर की संख्या क्या थी? मुख्य रूप से अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो दोस्तों अपने हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो उसमें कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन किस में बोल रही है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 4, 7, 8, 10। तो उसका सही उत्तर होने वाला है क्या है? इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 8। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन वर्ण नहीं थे? तो जहाँ तक उम्मीद है ये नहीं होंगे। तो दोस्तों क्या बोल रहा है ये आपके लिए कि 43वां, मुझे ऐसा लगता है
आप क्या बोलना चाहते हो बताइए। चलो ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। मैं देख रहा था कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि कहीं आप ये तो नहीं लगा दो संयुक्त व्यंजन को, ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि अपभ्रंश कौन सी व्यंजन नहीं है, ण और ड। और हिंदी साहित्य में इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इसको? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 44 प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? हिंदी निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों 933 की है और देवसेन ने लिखी है, ठीक है, देवसेन ने लिखी है। 250 दोहे का उल्लेख है। कौन सी है? श्रावकाचार, दोहा, कोश, चर्यापद या योगचर्या। तो दोस्तों इसका याद रखेंगे आप लोग। उत्तर क्या है? श्रावकाचार, जो लिखी है 933 ईस्वी में। किसने लिखी है? देवसेन ने लिखी है। 250 दोहों में श्रावक धर्म का उल्लेख है। देखो दोहा कोश सरहप्पा ने लिखी है दोस्तों, ठीक है, सरहप्पा लिखी है दोस्तों दोहा कोश। और दोहा कोश सरहप्पा का जन्म क्या हुआ है? 769 में। दोहा कोश में सरहप्पा ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 32 ग्रंथ लिखे हैं। मुख्य क्या है? दोहा कोश। और दोहा कोश का प्रकाशन किसने किया? संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने। चर्यापद किसने लिखा है दोस्तों? सब रपा की है, ठीक है, चर्यापद। सर्वरपा का जन्म कब हो रखा है दोस्तों? तो सर्वरपा का जन्म हुआ है 780 में दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं योगचर्या। तो योगचर्या डोम्बिपा की है, डोम्बिपा की जन्म है। और डोम्बिपा का जन्म कब हुआ है? 840 में हुआ है। डोम्बिपा की एक और रचना है योगचर्या है, और अक्षरदिकोपदेश है, और डोम्बी गीतिका है दोस्तों, ठीक है। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 45वां। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों क्या है इसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है दोस्तों। राम कुमार वर्मा ने क्या बोला है? संधि सिद्ध संबंध संधि एवं चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल की हम बात करते हैं तो जकाव्य काल उन्होंने बोला है दोस्तों, ठीक है। अब 46वां प्रश्न की तरफ बनते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने का प्रथम इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गिरियर्सन, गारसाधा तासी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है क्या? गिरियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 प्रकाशित थी, जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया था। जिसमें काल के विभाजन अगर देखें तो 11 भागों में विभाजित किया था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में 4 भागों में किया था। राम कुमार वर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कम से कम कहीं पे आपको 4 मिलेगा और कहीं पे क्या मिलता है? 7 मिलता है, ठीक है। तो नगेंद्र में अगर देखा जाए, नगेंद्र में पढ़ा जाए तो उन्होंने बोला कि राम कुमार वर्मा ने 7 भागों में बांटा था। वहीं पे गारसादा तासीदा क्या लिखा था? इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी 1839 में। उसका भाग, उसके जो भाग थे 2 थे। पहला भाग 1839, पहला भाग 2 भागों में आया था, मतलब पहले 2 सीरीज में आया था, 1839 और 1847। और वहीं पर अगर हम बात करें इसका दूसरा भाग की 1871 की। तो इसमें गारसादा तासी वाले ग्रंथ में पहली बार नामकुल का कहीं पे भी जिक्र नहीं था, नहीं काल विभाजन का कोई जिक्र था दोस्तों, ठीक है। बनते हैं 47 प्रश्न की तरफ। संदेश राशक, ठीक है, 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध पहला धर्मेतर राज ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा गया पहला रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा माना गया पहला कवि हिंदी का कौन है? धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अब्दुल रहमान। पहला धर्मेतर राज ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध, ठीक है। संदेश राशक है। विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है, किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखी गई पहली रचना है। दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि बोला अब्दुल रहमान को। अगला रचना आ रहा कुमार रासो। कुमार रासो में कितने छंद है दोस्तों? 5000 छंद है, ठीक है। 9वीं सदी की रचना है। नरपति नाल ने करी है, दलपत विजय ने, श्रांगधर ने, जगनिक ने। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या है? दलपत विजय ने, ठीक है। नरपति नाल ने विशल देव रखा है। विशल देव रासो 1128 छंदों की रचना है, गेय काव्य है। श्रांगधर ने क्या लिखी है?
हम्मीर रासो लिखी है, जगनिक ने क्या लिखी है, परमाल रासो लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बनते हैं। 49वां प्रश्न, 49वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से रासा काव्य आला खंड के नाम से भी प्रचलित हैं? अब याद रखना, फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे वहाँ पे 1865 में कौन, चार्ल्स इलियट। कौन है, चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने क्या कर रखा, 1865 में आला खंड के नाम से प्रकाशित किया था। और आला खंड को ही बाद में याद रखना श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से प्रकाशित किया था दोस्तों। ठीक है, अभी क्या बोला है, निम्न में से रासो का आला खंड के नाम से भी प्रचलित है हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, परमाल रासो। क्योंकि देखो किसके नाम से प्रचलित है, वो क्यों बोल रहे हैं इसके नाम से प्रचलित है, उसका नाम क्या है, रीजन, क्योंकि पहले जो हुआ था वो आला खंड के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बस समय काफी है। अच्छा, प्रश्न बन रहा है आपका 50वां। निम्न में से गे रासो काव्य कौन सा है? गे रासो काव्य, कुमार रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, परमाल रासो में दो एक राइटर हैं, आला और उदल। ठीक है, आला और उदल के जो गीत है वो सैनिकों में वीरता भर देते हैं, मतलब ऊर्जा भर देते हैं, वीरता भर देता हूँ नहीं, ऊर्जा भर देते हैं। तो ऐसे ही गीत वो क्या है कि उनको परमाल रासो के अंतर्गत रखेंगे दोस्तों। गे रासो काव्य काव्य है कौन सा, अरे निम्नलिखित में से मूलतः गे रासो काव्य है। अभी थोड़ा सा ना इसमें अटपटा डाल दिया है दोस्तों। अगर इसका देखा जाए तो इसका पूरी तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं ऑप्शन पूरा पढ़ लेता, बीसल देव रासो। ठीक है, आला और उदल में भी गे रासो नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन उसमें वीरता के वर्णन है, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर चल जाएगा बीसल देव रासो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, माफी चाहूँगा। अगला प्रश्न है, देखो बीसल देव रासो किसने लिखी, नरपति नाल ने लिखी है और 128 छंद की है। ठीक है, 1155 ईस्वी में लिखी हुई है। बीसल देव का नाम क्या है, विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, कहाँ के शासक, अजमेर के शासक हैं आई थिंक। परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनिक, दलपत विजय, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई। परमाल रासो ये आलाखंड। ठीक है, किसने आलाखंड, जगनिक की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है ये, जगनिक की रचना है। अब बात करते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो को नागरी पचानी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय सर्गित है, बड़े संस्करण में। क्योंकि देखो 4 संस्करण निकले हैं पृथ्वीराज रासो को, कितने निकले हैं दोस्तों, 4 संस्करण निकले हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो है उसके अनुसार कितने खंड हैं उसमें, 80, 69, 50, 100। तो दोस्तों ये है 69 छंद हैं और 68 प्रकार के उसमें दोहों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंद का 68 प्रकार के छंद का क्या हुआ, प्रकार प्रयोग किया गया। 53 मारा, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, प्रमाणिक मानने वाले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद्र। तो दोस्तों प्रामाणिक मानने वाले व्यक्ति इसमें एक ही हैं, श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अप्रमाणिक मानने वाले हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 54वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सर्वदा अप्रमाणिक मानने वाले मिश्र बंधु, टाड, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल। तो सर्वदा अप्रमाणिक मानने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों ने, देखो ये इधर, इन तीनों ने क्या बोला था उसको, प्रमाणिक बोला हुआ है दोस्तों। ठीक है, प्रमाणिक मानते हैं ये। अगला प्रश्न की तरफ बनते हैं। 55वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक। दोस्तों सही उत्तर क्या है, चंद्रबरदाई। 56वां प्रश्न की तरफ बनते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है रणमल छंद्र, देखो भाई 70 छंद का है ये। ठीक है,
पाटन के सूबेदार का उल्लेख है इसमें, पाटन, ठीक है। अब देखो श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति या चंद्रप्रदा, तो उसका आंसर सही ये है। डिंगल शैली में रचा गया और चरित्र रचना, चरित्र काव्य की पहला उदाहरण माना जाता है ये आदिकाल के अंतर्गत, ठीक है, अपभ्रंश में वो भी। अगला प्रश्न बनता है आपका 58वां प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? जयचंद्र प्रकाश की, ठीक है। जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। जयचंद्र प्रकाश की हम बात करते हैं तो भट्ट केदार ने लिखी है, ठीक है दोस्तों, भट्ट केदार। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसमें एक ही चीज़ में थोड़ा डाउट हो रहा है, भट्ट केदार, भट्ट केदार कब की रचना है दोस्तों? भट्ट केदार 1223 की, आई थिंक, जहाँ तक उम्मीद है कि 1223 की रचना होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए एक बार कितनी में हो सकती है भट्ट केदार की। तो दोस्तों 1224 है, सॉरी, ठीक है, 1224 है, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1224, ठीक है। जय मयंक जस चंदिका मधुकर कवि के, जो 1243 में है। कितने में है दोस्तों? 1243 में है। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुष कहानी कहो जय हो जैसु पंथु पुनु, पुरुष कहानी हो कहो जैसे पवंथु पथावे पुनु। अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार और मधुकर कवि। दोस्तों इसका उत्तर सही क्या है? विद्यापति। कीर्तिलता में एक बात बोली गई है, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, तो वैसे ही इन पदों को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। 61वां प्रश्न बोल रहा है आपके लिए कि 12 बरस लो कुकर जियो, 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। विद्यापति की लाइन है, अमीर खुसरो की दलपत विजय की, जगनिक की। तो दोस्तों परमाल रासो या फिर आलाखंड किसका है? जगनिक का है। लेकिन अगर हम बात करें परमाल रासो या आलाखंड, हाँ, तो ये जगनिक की रचना है, परमाल रासो या आलाखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य प्रत्येक देश की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये पंक्ति किसकी आलोचक की है? तो फेमस है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। दोस्तों ये किसकी है? तो ये हमें पता है रामचंद्र शुक्ल की है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? 1884। कब हुआ रामचंद्र शुक्ल का जन्म? 1884। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1918। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1865। कब हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म? 1864, आई थिंक, मैं गलती से बोल गया था, 1865 1864। रामकुमार वर्मा 1905। धीरेन्द्र वर्मा का पता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।